हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमने कहाँ तक कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था न्यूटन सेकंड लॉ 11th फिजिक्स में। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ के बाद में हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ के बाद में हम मैकेनिक्स में आगे उसके जो रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट आती है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर हम आगे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे हैं सभी लोग, बता देंगे मुझे एक साथ जल्दी से, सारे के सारे आ जाएंगे भाई। तो उससे पहले न्यूटन्स के थर्ड लॉ से पहले हम डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्स क्या होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं आवेग। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई। सारे के सारे बच्चे कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं भाई फर्दर 11th फिजिक्स में। ठीक है, आ जाएंगे भाई सारे के सारे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार और आई वेलकम यू ऑल ऑन एमिटी यूट्यूब चैनल एमिटी फिजिक्स। हियर यू गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और नोटबुक निकाल करके स्टार्ट करेंगे। और हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे इम्पल्स। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इम्पल्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग। वाह जी वाह, आवेग। सो व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। सो हम जो है मैकेनिक्स में लार्ज फोर्सेस की भी डील करते हैं। ठीक है, और जो अपने पास जो शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं उनको भी डील करते हैं मैग्नीट्यूड में। अब जब भी कोई लार्ज फोर्स, बहुत ही ह्यूज अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगे और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, मिली माइक्रो सेकेंड में, तो वहां पर जो है इम्पल्स फोर्स की कॉन्सेप्ट आती है। देखिए इम्पल्सिव जो फोर्स होते हैं, इम्पल्सिव जो फोर्स होते हैं वो नॉर्मल फोर्सेस से डिफरेंट होते हैं। इनको मैकेनिक्स की कैटेगरी से थोड़ा अलग रखा जाता है। तो इम्पल्स फोर्स थोड़े डिफरेंट कैटेगरी के हैं। इम्पल्स फोर्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगते हैं। तो मैं बोलूँ कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट का फोर्स, उसको डिस्क्राइब करना बहुत कठिन हो जाता है और शॉर्ट टाइम इंटरवल को भी डिफाइन करना कठिन हो जाता है। तो हम दोनों से हम एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जो हमें हेल्प करती है उन फोर्सेस को समझने के लिए, उन फोर्सेस से डील करने के लिए। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इम्पल्स, या जो अपने पास ये ऐसे बोल सकते हैं इम्पल्सिव फोर्स, या हम बोल सकते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई आगे और भी डिस्कस करेंगे इसकी और भी टॉपिक। इम्पल्स की एक और डेफिनेशन भी आती है कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इट इज ए इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स ने कितना इम्पैक्ट डाला। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर वो फोर्स ह्यूज अमाउंट में लग रहा है और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लग रहा है, तो उसने कितना इम्पैक्ट उस बॉडी के ऊपर डाला, कितना असर छोड़ गया अपना, कितना प्रभावित है। ठीक है, इफेक्टिव कितना है। तो चलिए पहले हम छोटी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम बात करेंगे। ठीक है, व्हेनेवर, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि when a large force, ठीक है, when a large force occur on any body, ठीक है, on any body for a very short duration of time, very short duration of time, then it is difficult to calculate force and time separately.
separately. Thus we define a physical quantity, ठीक है, called impulse, ये वाली। तो ह्यूज अमाउंट का फोर्स लगे, शॉर्ट इंटरवल की लगे, तो अलग से इनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम दोनों को प्रोडक्ट करके एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इंपल्स। ये बताती क्या है, इट ऑल्सो डिफाइंस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इट ऑल्सो, ठीक है, इट डिनोट्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इट डिनोट्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। चलो बहुत बढ़िया। तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है फिजिक्स के अंदर? तो इम्पल्स की हम बात करें तो इम्पल्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट का, उस फोर्स को उस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन से, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मिजरेबल क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उनके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, एक मेजरेबल क्वांटिटी आ जाएगी और हम उसको आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएंगे, हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में एक बात देखी थी, कि जो फोर्स होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन की बात करें, dt क्या है, dt टाइम ड्यूरेशन है। तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन को मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इम्पल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इम्पल्स जो है हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाट इज दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर इन द न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, सो बहुत बढ़िया। तो न्यूटन्स का अपने पास सेकंड लॉ यहाँ पर जो है काम आया, और ये अपने पास एक बेहतरीन जो है एक फॉर्मूले टाइप में आ गया इम्पल्स का। ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताएंगे, ठीक है, एग्जांपल देते हैं। चलो एग्जांपल्स हम बात करें, जब भी एक ऐसा एग्जांपल बताओ फोर्स का जो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगे और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, जल्दी से बता भाई। छोटा सा टाइम इंटरवल लो और उस टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगाओ, कहाँ होता है ऐसा? एक बेहतरीन एग्जांपल क्रिकेट में देखना मिलता है। ठीक है, जब भी अपने पास बैट्समैन जो है, ठीक है, बैट से बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने पास लार्ज अमाउंट का फोर्स होता है वो, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है उस बॉल के ऊपर। ठीक है, बॉल के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है, तो वो जो इम्पल्सिव फोर्स है वो क्या है? इम्पल्सिव फोर्स है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है, हिटिंग ऑफ बॉल, ठीक है, हिटिंग ऑफ बॉल बाई बैट। ठीक है, एक बात। अच्छा सेकंड हम बात करें, और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या? बिल्कुल हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि कई बार जो है, ठीक है, कई बार जो है अपने पास जो कील को जो है, कील देखी हुई है ना, नीडल अपने पास जो अपन बोले, ठीक है, तो हैमर जो हथौड़ा जो है, हथौड़े को जब हम कील के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, कील के ऊपर ब्लो करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हैमर जो वो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो हम बात करें ब्लो ऑफ हैमर,
ठीक है, सही है, बिल्कुल। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए रिजिड, अपने पास रिजिड वॉल है, और रिजिड वॉल पर आपने जोर से अपने पास स्पीड में आपने किसी बॉल को फेंका, और वो बॉल जो वो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए अपने नॉर्मल रिएक्शन को लगा कर उस बॉल को वापस ट्रैक कर देती है, तो वो भी अपने पास क्या है, एक इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है। तो थर्ड हम बोलें, ठीक है, हिटिंग ऑफ बॉल, ठीक है, हिटिंग ऑफ बॉल ऑन रिजिड वॉल सरफेस, ऑन रिजिड वॉल सरफेस, तो ये भी अपने पास एक एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। तो ये जो है इम्पल्स का हमने जनरल डेफिनेशन देखा, ठीक है। इम्पल्स होता क्या, फोर्स इनटू टाइम, अपने पास फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स बोलते हैं, और इम्पल्स ही होता है जो चेंज इन मोमेंटम को बताता है। इम्पल्स ही होता है चेंज इन मोमेंटम को बताता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हम देखें, तो ये जो फोर्स जो लगता है उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो हम बोले फोर्स दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इन ए शॉर्ट टाइम is called impulsive force, is called impulsive force। इसको हम बोलते हैं impulsive force, is called impulsive force। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये होता है अपने पास इम्पल्स की छोटी सी डेफिनेशन। अब फॉर्मूले में हम और भी आगे डिस्कस करें, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करें सर। तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम क्या बोल देंगे, इम्पल्स को जो है, ठीक है, इम्पल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कई बार आई से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आई से, या कैपिटल जे से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो मान लीजिए एक फोर्स है, वेक्टर जो है शॉर्ट टाइम dt के लिए अपने पास लगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम dt के लिए वो लगा। तो चलिए भाई, चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे सभी, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है देखते हैं, चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये वाला, ठीक है। सपोज करो इफ हम बात करें, इफ हम बोले लेट, ठीक है, let a force a vector, ठीक है, applies on any object, ठीक है, on any object for short time interval, short time duration या short time interval dt, ठीक है, dt, then the impulse की वैल्यू क्या होगी भाई। तो भाई एक बात बताएंगे, ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई। फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम इम्पल्स को बोलेंगे, इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करें या आई से रिप्रेजेंट करें, तो डी जे वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास फोर्स इनटू टाइम इंटरवल डी टी। वाह जी वाह सर, मजा आ गया। डी जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ वेक्टर इनटू डी टी। ये अपने पास क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। अच्छा, इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल जी सर। ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है और ये क्या है, स्केलर है, तो भाई स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। वाह जी वाह सर। अच्छा, एक और बात बता दे, डीजे वेक्टर जो है, ठीक है, क्या एफ वेक्टर इंटू डी टी को डीपी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बट यदि फाइनाइट टाइम के लगे तो, बट इफ
if force applies for a finite time interval then, तो क्या होगा भाई, तो अपने पास होगा डीजे वेक्टर जो है उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और एफ वेक्टर ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि फोर्स जो वो टाइम पर डिपेंड करे, फोर्स यदि टाइम पर डिपेंड करे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर जो हो जाएगा डेल जे वेक्टर अपने पास इम्पल्स, ठीक है, और एफ वेक्टर इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है, एफ वेक्टर इंटू डी टी आ जाएगा, ये अपने पास आ गया इम्पल्स। और एफ वेक्टर अपॉन डी टी को हम आगे भी लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, और डी टी से डी टी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और तो अपने पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो अपने पास इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम दिखाता है, और डायरेक्शन क्या होगी इम्पल्स की, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, अपने पास जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी। तो हम बात कर सकते हैं कि जो डेल जे वेक्टर जो होता है वो डेल पी वेक्टर के इक्वल होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात हमने समझ में आई सर, बहुत ही बढ़िया बात बता दी आपने, बोल दी कि जो भी अपने पास इम्पल्स होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर इम्पल्स की बात करें तो उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, दैट विल डिनोट द इम्पल्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। इट्स इजी, वेरी इजी। बट what does denote this kind of thing? What denotes this term? So this term will denote, as you know, as we have studied in the integration chapter, the integration of y into dx. Integration of y dx, what y dx represent? Integration of y dx represent the area under the xy curve, area under the xy curve. So this also denotes the here, तो the area under the force time curve, will represent the impulse. So we can see, impulse जो है अपने पास, डेल जे वेक्टर जो है अपने पास, वो होगा अपने पास एफ वेक्टर इनटू डी टी। सो दिस व्हाट दिस रिप्रेजेंट, सो दिस इज this represents area covered by any curve in f and t axis, so लेट्स एग्जाम्पल सपोज करें, लेट्स से एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई फोर्स एंड टाइम का अपने पास एक कर्व दिया हुआ है, रेंडम जनरल कर्व कोई दे रखा है अपने पास, तो एफ वेक्टर और टी अपने पास टाइम दे रखा है। लेट्स से कोई भी अपने पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपने पास एक कर्व हो गया, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक कर्व हो गया, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है T1 एंड T2, ये जो अपने पास टाइम इंटरवल है T1 एंड T2, इट इज़ वेरी स्मॉल, let's say it is delta t, it is called delta t, let's say delta t. Then the area under the curve force and time, this represent the change in momentum, or this represent the impulse, और हम बोल सकते हैं change in momentum, ठीक है। this represent the change in momentum, चेंज इन मोमेंटम, बोलो हाँ कि ना, दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन मोमेंटम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एरिया अंडर द कर्व फोर्स एंड टाइम एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द इम्पल्सिव फोर्स, ये हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा जो अपने पास शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, दैट विल कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अपने पास होता है इम्पल्स की बात करें तो। इम्पल्स की जब भी हम बात करें, आप उस बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल लो तो वो उसका इम्पल्स को डिनोट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लें, मान लेते सपोज करो
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये अपने पास ग्राउंड है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, इट इज कॉल्ड ग्राउंड, ठीक है। लेट्स से ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, a ball is dropped from a height h, and when it reaches to the ground and hit with the velocity, we know the hitting velocity is called, let's say initial velocity v initial is equal to under root 2gh, we know by the Newton's equation of motion, we know, ठीक है। तो vi is equal to under root 2gh, and when it hits the ground, then the ground will apply a normal force on this ball. The ground will apply a normal force on this ball, and the ball rebounces in the opposite direction, rebounces with the same velocity, if there is no loss of energy. Then the body will change its direction, and the magnitude of velocity will be same, that is v final is equal to under root 2gh. okay, बहुत बढ़िया। and now so we can see the earth, और हम बोल सकते हैं the ground will apply a impulsive force for a short duration of time, आप देख भी सकते हैं जब भी हम किसी बॉल को हम गिराते हैं तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद वापस से रीबाउंस हो जाती है, सही है, रीबाउंस हो जाती है वापस शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। शॉर्ट टाइम इंटरवल वो अपने पास टच में रहती है, देन अगेन इट रीबाउंसेस, एंड इफ इट डजंट लॉस इट्स एनर्जी, देन इट ऑल्सो रीचेस द सेम हाइट, सो नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, वी वांट टू कैलकुलेट द इम्पल्स, ठीक है। सो वी नो दैट इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज change in momentum, that is delta p vector. okay, so what is the delta p vector of the ball? Delta p vector of the ball? So simply delta p vector, let's say the mass of ball is m, so delta p vector is equal to m v final vector minus m v initial vector. okay, so m v final, let's say this is the positive direction and this is the negative direction, then v final is equal to under root 2gh. okay, so v final is equal to under root 2gh minus and v initial minus under root 2gh because its direction opposite to the positive axis, so minus under root 2gh. okay, so now then minus will be add, and this will be 2m under root 2gh. so this is the impulse, सिंपल है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी बॉडी का हम इम्पल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स भी निकाल सकते हैं। इम्पल्सिव फोर्स कैसे निकालेंगे? इम्पल्स आ गया, इम्पल्स जो होता अपने पास होता फोर्स इनटू डेल्टा टी, देन इम्पल्सिव फोर्स विल बी आई अपॉन डेल्टा टी, या हम जे बोल देते हैं, ठीक है, जे से हम डिनोट करते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, इम्पल्स की कॉन्सेप्ट थी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसी का वेट कर रहे थे, चलो भाई इसी का वेट कर रहे थे हम। यहाँ पर सर आए भी थे इसी के लिए थे, आप तो पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए, इम्पल्स पढ़ाने लग गए, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया इम्पल्स। अरे बोल दो भाई, समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना जो भी डाउट हो इम्पल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है टॉपिक, ठीक है। जस्ट आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड अपने पास इम्पल्स, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। ओके, ये अपने पास हमने इम्पल्स की बात की। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपने पास चल रहा है टॉपिक, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहे हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं कि सर आप ये बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। भाई अब तक हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की हमने बात कर ली थी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड व्हाट इट सेज, द इनर्शिया, या हम बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट if the external force is zero on any body, then it always remains at a rest. Either it will be at rest or it will move with a uniform motion.
या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। ओके, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में करती रहेगी वो बॉडी। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, यदि किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए तो या तो वो जो है स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या एक समान गति से, एक समान गति से वो गति करती रहेगी। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। एंड व्हाट विल बी द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इज जस्ट सिंपल, second law also predicts about the magnitude of the force, and it states that the external force on any body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of that body. Simple. And now we will going towards the Newton's third law. Okay, so write down the heading Newton's third law. Okay, so Newton's third law हम डिस्कस करेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। गैलीलियो गैलीली का ही कॉन्सेप्ट थी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, समझे, बताया भी था आपको। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट था न्यूटन्स का, बहुत ही अपने पास यहीं से फेमस हुए थे न्यूटन साहब, और थर्ड लॉ में भी अपने पास। ठीक है, न्यूटन्स का अपना मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान, न्यूटन रैप्सन मेथड आता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूटन, बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन भी बहुत शानदार थे, और यही इनका एडवांटेज मिला था, यही इसका एडवांटेज था कि वो फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, ए मैथमेटिशियन, ए गुड मैथमेटिशियन कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स वेरी वेल। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई? चलो भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है अपने पास कि, छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा और यही अपने पास चेंजिंग होगा, सब कुछ चेंज कर देगा आपकी साइकोलॉजी को। देखिए, टू एवरी एक्शन there is an equal, ठीक है, there is an equal and opposite reaction। बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा है? कोई भी जो एक्शन होती है वो बिना रिएक्शन के एग्जिस्ट नहीं करती। टू एवरी एक्शन इन यूनिवर्स देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो अपने पास हम फोर्स लगाते हैं, तो एक्शन किया हमने उस बॉडी के ऊपर, एक्शन क्या था अपना, एक्ट किया हमने, फोर्स लगाया, वो बॉडी भी इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये अपने पास था न्यूटन थर्ड लॉ। एक और 2-3 बातें बोल सकते हैं इसके बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ देयर विल बी ऑलवेज, ठीक है, हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, फोर्सेज इन यूनिवर्स always exist in pairs, हमेशा पेयर में, जोड़े के साथ होगा। फोर्स लगाया तो वहां से भी फोर्स आएगा, पेयर होगा। मैंने तुम पर फोर्स लगाया, तुम भी मेरे ऊपर फोर्स लगाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। बिना रिएक्शन के मैं एक्शन नहीं कर सकता। सही है, तो एक और बात हम बोल सकते हैं, देयर इज नो एक्शन विदाउट रिएक्शन। ठीक है, देयर इज नो एक्शन विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन के कोई एक्शन हो नहीं सकती, और बिना एक्शन के कोई रिएक्शन हो नहीं सकती, मतलब अपोजिट है। सही है,
मैं बोलूं, ठीक है, फोर्सेस नेचर में हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। और ये वाला जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ मतलब ये होता है जो ये बोलता है ना वो ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में और हमेशा ट्रूथ होती है, जो ये बोलता है। लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब कानून, ठीक है, जो बोल दिया ना वो होगा ही, ठीक है, जो बोल दिया वो होगा ही। जैसे हम वो बात करें, ये जो फोर्स है, ये जो लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज फॉर ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल, न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस। चलिए, जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, मान लो ये क्या बोलना क्या चाहता है, मान लो कि ये एक बॉडी है, ए बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी ए जो बॉडी है वो किसी बॉडी बी के ऊपर, ये ए बॉडी जो वो किसी बॉडी बी के ऊपर जो है वो टकराती है, स्ट्राइक करती है। ए बॉडी जो वो बी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, वाजी वाह, मजा आ गया, ठीक है। यदि बॉडी ए जो है वो बी के ऊपर इस तरह फोर्स लगाएगी, ठीक है, मैं बोलूँ बी के ऊपर ए के कारण लगने वाला फोर्स, तो बी भी ए के ऊपर इस तरफ अपोजिट फोर्स लगाएगी। अपोजिट एंड इक्वल, इक्वल मतलब हम बोले ए पर बी पर बोले, ठीक है, तो हम बोले बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन से ए पर बी के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो अपोजिट होगा, माइनस होगा और इक्वल होगा, यानी बी पर ए के कारण लगने वाला फोर्स। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट। और लाइट चली गई है, लाइट क्या हो गई, चली गई है। एक सेकंड, ठीक है भाई, ओके जी, ओके जी, चलो आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे वापस से, चलो ठीक है। तो ये अपने पास न्यूटन का थर्ड लॉ है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी है, वाजिवा। तो ये अपने पास न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है, यदि किसी बॉडी के ऊपर आप एक्शन करोगे तो वो बॉडी भी आपके ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। सीधी सी बात ही है। बोल तेरे को समझ में आया क्या? हाँ तेरे से ही बोल रहा हूँ, तेरे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाएंगे सारे के सारे आगे। तो आगे हम डिस्कस क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सर आप एक बात बताते हो, आप ये बोल रहे हो यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, और उस बॉडी के ऊपर भी अपने पास अपोजिट फोर्स लगेगा तो इक्वल फोर्स हो गए, और किसी बॉडी के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स होते तो वो बॉडी रेस्ट पर होती है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन ले, तू अभी आ जा जल्दी से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्सेस लगते हैं ना, ए के ऊपर बी के द्वारा फोर्स लगने वाला, बी के ऊपर ए के द्वारा लगने वाला फोर्स, ये अलग अलग बॉडी के ऊपर लगते हैं। यदि मैं ये बोल रहा हूं कि यदि ए के ऊपर यदि बी इस तरफ लगा रहे तो बी के ऊपर ए लगाएगी। बी के अलग अलग बॉडीज हो गए ना, ए की बॉडीज के ऊपर लगता तो नेट फोर्स 0 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं इफ देयर वर, ठीक है, इफ देयर वर, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इफ रिएक्शन फोर्स, ठीक है, हम बात करें, ठीक है, रिएक्शन फोर्स हम बोले रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज is applied, reaction force is always applied on different object, ठीक है, different object if it applied, ठीक है, if it applied to same object, तो होता क्या, यदि किसी उस सेम बॉडी के ऊपर लगता, if it has applied to same object, then there will be क्या होता, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते उसी बॉडी के ऊपर, सेम बॉडी के ऊपर, तो बॉडी अपने पास चलती नहीं। then
देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो मोशन ऑफ दैट बॉडी, बट इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट इट इज नॉट सीन। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, ऐसा तो फिर होता ही नहीं, मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक्शन किया, ठीक है, इसने भी मेरे ऊपर रिएक्शन कर दिया, तो ऐसा तो इसका मतलब ये हिलता ही नहीं बोर्ड, तो मैंने तो पुश किया तो ये तो हिल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है मैंने उसको पुश किया, इसका मतलब तो वो हिलता ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स लगा रही है, ठीक है, और उस बॉल के ऊपर मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूं। तो आप ये बोलोगे सर आप क्यों नहीं चल रहे पीछे? इसलिए नहीं चल रहा कि मेरा मास भी तो है, मेरा मास हैवी है, ठीक है, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा ना मेरा। मोमेंटम किन किन बातों पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। अभी देख एग्जांपल देता हूं मैं, चल तू पहले इसको नोट कर ले तू जल्दी से, अभी एग्जांपल लेता हूं मैं, देख, ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं, चलो इसको नोट कर ले, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देख एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं, चल तू मान ले, ठीक है, मान ले तू, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जांपल मैं बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लूँ, तो मैं बोलूं कि जैसे मैं बात करूं कि फर्स्ट बात करूं, ए बुक इज केप्ट ऑन टेबल, ठीक है, ये मान लेते हैं भाई आपकी टेबल है, ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं आपकी टेबल है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने कोई बुक रख दी, ठीक है, अब बुक रख दी तो ये बुक रखी हुई है, ठीक है, ये बुक क्या है, रखी हुई है। अब इस बुक पर देखो फोर्स क्या क्या लग रहा है, देखो इस बुक पर, ये जो बुक है, ये बुक इस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही? अरे इस टेबल पर लगा रही है कि नहीं लगा रही मेरे मुन्ने? ये देख, ये टेबल आ गया, आजा देख, ये टेबल है, ये क्या है, टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बुक फोर्स लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है, नॉर्मल फोर्स। हमने देखा था कि नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर। अब ये जो टेबल है ना, वो बुक पर लगाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, हमने बताया था अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो उतना ही जो अपने पास जो फोर्स है वो बुक के ऊपर लगेगा, मतलब नॉर्मल बुक के ऊपर लग गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो सर एक बात बताओ, वो बुक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो वो ऊपर चली जानी चाहिए, ऊपर क्यों नहीं जा रही? अरे मेरे बच्चे तू भूल गया ये जो बुक है ना, इस बुक के ऊपर, इस बुक का मास होता है कुछ, ठीक है, और इस मास बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं mg फोर्स। और यहाँ पर यदि बॉडी रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर तभी होती है बॉडी, या तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब N इज इक्वल टू mg है, या हम बोले वेट फोर्स है, W को वेट फोर्स भी बोलते हैं, mg को क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। और ये अपने पास क्या हो गया, टेबल है। अच्छा टेबल के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा तो टेबल धस क्यों नहीं गई नीचे? अरे धस इसलिए नहीं गई नीचे, अर्थ भी तो है ना, अर्थ भी तो है, अर्थ का गोला है, वो उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन से। चल हाँ कि ना भाई, ये वाला जो अपने पास है वो इस पर नॉर्मल ऐसे लगाएगा, ये नॉर्मल मान ले, ये N1 है, ये N डबल डैश है, ठीक है, ये इस प्रकार से लगाएंगे तो इनको बैलेंस ये कर लेगा। सही है ना? टेबल के ऊपर भी तो अपोजिट में नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस हो गया। एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ भी अपने ऊपर फोर्स लगाता है और हम चल पाते हैं। देख तू आजा, तेरे को अच्छे से दिखाता हूं, तेरे को क्या सीन हो रहा है भाई, क्या सीन हो रहा है। देखो हो क्या रहा है, जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं, मैं चल रहा हूं भाई, चल रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, पैर से क्या करता हूं, पीछे धकेलता हूं मैं अर्थ को, ठीक है, ऐसे रखते हैं ना पैर, ऐसे रखते हैं ना पैर, ठीक है, ऐसे तो ना रखता है, ऐसे पीछे की ओर लगता है। जैसे मैं बोलूं कैसे रखेगा तू, ऐसे रखता है तू फोर्स, ऐसे लगाता है तू पैर, तेरा जो पैर है वो कुछ इस प्रकार से आता है, बोल हाँ कि ना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से तू पैर लगाता है, ठीक है, पीछे की ओर। समझ रहा है यार? ये स्केचिंग नहीं हो रही अच्छे से, कैसे बनाएगा तू पैर, ऐसे ही तो बनाएगा। अब की बार वाह जी वाह, अजी वाह,
अजी वाह, बहुत बढ़िया। तो हम बात करें, देखो ऐसा होगा, ऐसा कुछ सीन होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा कुछ सीन होगा, और यहाँ पर जो है तू पैर लगाएगा, बोल हाँ कि ना। जैसे मैं रनर बोलता हूँ तो रनर जो है वो, ठीक है, रनर क्या करता है, वो एक पोजीशन लेता है दौड़ने के लिए, ठीक है, जैसे हुसैन बोल्ट सर लेते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से रनर अपने पास वो लेता है। ये अपने पास फुट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये फुट क्या करेगा, अर्थ के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये जो फोर्स है ये क्या लगा रहा है, ये मैन लगा रहा है, रनर लगा रहा है, ठीक है। ये क्या लगा रहा है, रनर जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर। तो जो ही ये पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, तो हमने तो पढ़ा था सर, जब भी कोई फोर्स आप लगाते हो किसी बॉडी के ऊपर, वो बॉडी भी अपने आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट। वाह जी वाह सर। तो एक बात बताओ सर, बिल्कुल सर, उतना ही फोर्स लगाएगी। तो मान लेते हैं जो अर्थ जो है वो आपके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, अपोजिट फोर्स लगाती है। तो अर्थ जो आपके ऊपर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, यानी आपके ऊपर लगेगा फोर्स कुछ ये वाला। तो ये तो मैं बोल देता हूं कि जो फोर्स है वो अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ के ऊपर मतलब मैं बोलूं कि ग्राउंड के ऊपर लगने वाला, किसके द्वारा, रनर के द्वारा। ग्राउंड के ऊपर रनर के द्वारा लगने वाला फोर्स, और ये जो होगा वो रनर के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगने वाला फोर्स होगा। और मान लेते हैं ये जो एंगल है वो थीटा है। क्या है, ये एंगल थीटा है। वाह जी वाह। तो एक बात बताएंगे सर, देखो हो क्या रहा है, सीन क्या है, सीन ये है अपने पास, देखो सीन ये है अपने पास, ये है, ठीक है। इसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस तरफ है, यानी रनर के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगने वाला फोर्स, रनर के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगने वाला फोर्स। चलो भाई, और एंगल कितना है, थीटा है। एक बात बताओ, आप क्या करो, आप ये करो कि इसके कंपोनेंट लो। क्या करो, कंपोनेंट लो। तो कंपोनेंट लोगे तो एक वाला कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, यानी एफ आर जी कोस थीटा, और ये वाला आ जाएगा एफ आर जी साइन थीटा। वाह जी वाह सर। एफ आर जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एफ आर जी साइन थीटा, ठीक है। और ये एफ आर जी कोस थीटा। वाह जी वाह सर, मजा आ गया, गजब हो गया। तो ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। एक बात बता दूं, तो एक बात बता, ये वाला जो फोर्स है ना, इस इंसान का कुछ तो वेट होगा ना, नीचे की ओर वेट फोर्स लग रहा है, तो इस इंसान का जो वेट होगा वो इंसान का वेट नीचे की ओर लगेगा, यानी एम जी। तो जब हम दौड़ते हैं ना, तो हम ऊपर क्यों नहीं उठते? आप तो बोलोगे सर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो उड़ जाना चाहिए, आप उड़ते क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेविटी है। बोल, ग्रेविटी है कि नहीं है? तो ग्रेविटी जो फोर्स है वो इसको बैलेंस कर लेगा। और ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है आपको दौड़ाएगा, ठीक है, आपको दौड़ाएगा। मतलब जितना ज्यादा ये फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड अप होगी, उतना ही चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये अपने पास सही है क्या? बोल, ये वाला इसलिए, ठीक है। तो ये वाला फोर्स आपको दौड़ाएगा और ये वाला अपने पास बैलेंस करेगा, ठीक है। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया बात बोल दी आपने। तो ये बात हमने बोली कि ये वाला जो फोर्स है इसको रनर करवाएगा और रनिंग करवाएगा, ये वाला इसको बैलेंस कर देगा। और ये जो वो एक्शन रिएक्शन का लॉ फॉलो हो रहा है। तो हम बात करें, ये जो एफ आर जी जो फोर्स है, एफ रनर के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगने वाला फोर्स है, वो ग्राउंड के ऊपर रनर के द्वारा लगने वाला फोर्स के इक्वल होंगे। और यही जो है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। बोल, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई क्या? अरे बोल दो भाई जल्दी से, समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया है, समझ में आई। तो बात हमने ये की, ठीक है, रनर के ऊपर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने बात कुछ की हमने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह जी वाह। चलो ठीक है, तो ये अपने पास न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताएंगे मेरे को, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास एक कल से अगले लेक्चर से, ठीक है, अगले लेक्चर से हम बात करेंगे आपके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन भी है,
वो तो उसी के साथ हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम उसी में बता देंगे कि न्यूमेरिकल्स में छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ओनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो भाई इतना समझ में आया। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या कर रहा है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, कीप डूइंग वर्किंग।